आज का टॉपिक हमारे पास है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक नई पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन को लेकर। मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए गए हैं नेशनल एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मॉडिफाई हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आई हैं, क्या क्या हटी हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में, इस लेक्चर में। नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एजुकेशन पॉलिसी जो है जुलाई 2020 में आई, और ये जो है नेशनल एजुकेशन में एक काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर के आने वाली है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब MHRD को चेंज करके उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला चेंज तो मिनिस्ट्री के नाम में ही किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे कॉलेज और स्कूल लेवल पे चेंजेस आए हैं। तो इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की कोशिश में ये एजुकेशन पॉलिसी वर्क करती है। कैबिनेट ने जैसा कि बताया कि MHRD को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कैबिनेट के द्वारा, मतलब ऑब्वियसली 2020 में ये पॉलिसी आई है तो वो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि क्या नेशनल एजुकेशन जो है इससे पहले भी रिफॉर्म हो चुका है एक दो बार? तो हाँ, दो बार ये रिफॉर्म हो चुका है, एक बार 1968 में और एक बार 1986 में। डेट्स याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। 1968 एंड 86 ये दो बार हैं जब नेशनल एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए गए थे और नई पॉलिसीज़ लेकर के आई थी गवर्नमेंट। और तीसरा रिफॉर्म आया है 2020 में। यहाँ पे कुछ हम देख सकते हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्क करती है, जैसे इफेक्टिव गवर्नेंस हो गया, रेगुलेटरी सिस्टम हो गया, हाई क्वालिटी रिसर्च हो गया, प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है हम आगे देखने वाले हैं अभी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बैकग्राउंड क्या रहा है? बैकग्राउंड में सबसे पहले बात आती है कि किस कमेटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सजेस्ट किया था, इसके जो भी नॉर्म्स हैं। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, मतलब कह सकते हैं कि कस्तूरी रंगन कमेटी थी जिसने 2017 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सजेस्ट किया था, और ये फिर 2020 में आकर के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी। फिलहाल ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस कमेटी ने किया? कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एलिमेंट्री और यूनिवर्सिटी एजुकेशन दोनों को कवर करती है, साथ में अर्बन और रूरल एरिया इन दोनों को भी कवर करती है। मतलब एग्ज़ाम में ये आपको आएगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि क्या एलिमेंट्री ही कवर करती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कवर करती है? तो ये दोनों को करती है, अर्बन और रूरल इनमें भी दोनों को ही करती है, मतलब गाँव और शहरी क्षेत्र दोनों को ही कवर करती है। नाउ सबसे पहला जो रिफॉर्म आया था वो 1968 हम बता चुके हैं, और 1986 में दूसरा रिफॉर्म नेशनल एजुकेशन में आया। इसके बाद नेशनल NPE मतलब कि इसके बाद जब हमने बात करी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 को किसने रिकमेंड किया? कस्तूरी रंगन कमेटी ने 2000 अराउंड 2017 में। तो हमें ये भी बात करनी होगी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 और 1986 को किसने रिकमेंड किया था। तो जब बात करते हैं 1968 की, तो फिर वहाँ पे उसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था, और इसके जो कमेटी बैठी तो 1964 से 66 में इसको रिकमेंड किया था। इस कमेटी ने कुछ रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग करी थी। रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब काफ़ी एक शार्प चेंजेस लेकर के आई थी, जैसे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था उसको अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले, है ना। और सबसे बड़ा चेंज क्या आया? सबसे बड़ा चेंज तो ये आया कि जो बच्चे हैं 18 साल तक, 14 ईयर्स तक के, उनको मैंडेटरी एजुकेशन देनी ही देनी है ना, ऐसा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने बोला था। और हम कह सकते हैं कि आज इंडिया जो है अदर कंट्रीज़ में इतनी ह्यूज अमाउंट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जॉब्स पा रहा है। रेमिटेंसेस के अगर हम बात करते हैं तो इंडिया टॉप पे है कि अदर कंट्रीज से रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया के जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, है ना। मतलब वहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 1968 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये जो इसका एक नॉर्म है जिसमें हम ये बोलते हैं कि 14 साल तक के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री हो चाहे पेड हो कुछ भी हो, बट मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब मिलना ही चाहिए। अब चाहे जैसे गवर्नमेंट दे, फ्री में दे या कैसे भी करे।
ठीक है। तो एक तो ये वाली बात, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के जो हमारे यहाँ सर्विस, इतना ज़्यादा यूज सर्विस सेक्टर है इसका। दूसरा, यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, इसने इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिया सबको, एजुकेशन सबको प्रोवाइड करने का, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करी कि मतलब जहाँ पे जो भी बुक्स थी, है ना, और जो भी तरीके थे उसमें नेशनल को इंटीग्रेट करके चलना दिखाया गया, जिससे कि एक बेटर इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, अच्छा कल्चर डेवलप हो, अच्छी इकोनॉमी क्रिएट हो सके, ये सब। तो अगर हम इंडिया को अभी देखते हैं तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी सही चल रही है ना, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से आती है। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इंडिया कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब तो है नहीं, और ना ही इंडिया का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है कि इंडिया अपने पूरे एग्रीकल्चर से ही पूरे इकोनॉमी को संभाल ले। तो इंडिया में है क्या? इंडिया में है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्योंकि इंडिया में सर्विस पर्सनस इतने ज़्यादा हैं कि वो अदर कंट्रीज़ में जाके भी सर्विस दे रहे हैं लोगों को, और वहाँ से जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो भी इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। इसके बाद इन्हांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इम्प्रूव टीचर्स क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी इसमें इनहिबिटेड है, सब इसी में है, ठीक है। नेक्स्ट वही की प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं इसके, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सम रेलेवेंट पॉइंट्स अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी PDF। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 21st सेंचुरी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, मतलब कि 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की। मतलब हम अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो 1986, 1968 दो एजुकेशन पॉलिसी आई, 2 रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन 21st सेंचुरी की पहला एजुकेशनल रिफॉर्म है ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं 1986 और 1968 की एजुकेशन पॉलिसीज़, मतलब पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इंडिया को आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस पाए अराउंड 50 ईयर्स भी नहीं हुए थे सही तरीके से। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ जाए? पहले तो वो अपने आप को सस्टेन करेगा उस लेवल पे, तो वहाँ पे क्रिएटिव पोटेंशियल की कोई बात नहीं करी गई थी। लेकिन इस पॉलिसी में 2020 की पॉलिसी में क्रिएटिव पोटेंशियल की भी बात करी गई है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को हमें थोड़ा सा एनहांस करना चाहिए, और उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी बढ़ानी चाहिए, और उनका जो एक माइंड है कि सिर्फ हम बड़े होकर के जॉब पाएँ, इंस्टेड ऑफ दिस उन्हें क्या करना चाहिए कि ये हमें थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए कि वो खुद से भी अपनी चीज़ों को, अपने स्टार्टअप्स शुरू करें, अपनी चीज़ों को वो इन्हांस करने की कोशिश करें, अपने स्किल्स का यूज़ करके खुद के ही स्किल्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं काम पाके अपना भी काम शुरू कर सके। ओवरऑल ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम की जो डिमांड है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, जहाँ पे बात करी जाती है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जितना जैसे चाइना है, चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया और चाइना में ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि चाइना के अंदर जो है लेबर, बहुत चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चाइना जो है चीप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ में। इंडिया इस चीज़ में पीछे रह जाता है क्योंकि इंडिया में ये जो मैन्युफैक्चर है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और गवर्नमेंट हमेशा सारी बॉडीज़ को, जैसे बैंक्स को भी अपने उसमें रखा, गवर्नमेंट बैंक्स बना के रखा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो सारा कहीं ना कहीं कोलैप्स करता गया, कम होता गया। तो अब उसको बढ़ाने के लिए क्रिएटिव पोटेंशियल को प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनने की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एंशिएंट स्कॉलर्स की बात है, मतलब कि हम अगर पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में देखें तो एंशिएंट स्कॉलर्स की बातों को थोड़ा सा कम बताया गया। जो इंडिया के एंशिएंट स्कॉलर्स हैं, जैसे चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, है ना, हम लोगों ने हमेशा कह सकते हैं कि बाहर के ही जो फ़िलासफ़र्स थे और स्कॉलर्स थे उनके बारे में पढ़ा। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया के जो फ़िलासफ़र्स रहे हैं, इंडिया के जो स्कॉलर्स रहे हैं, इंडिया के जो कह सकते हैं कि साइंटिस्ट रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। चाणक्य है, माधव है, पतंजलि है, पाणिनि है, थिरुवल्लुवर है, इन लोगों के बारे में जो रियल में हम कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज़ रहे हैं अपने टाइम के, और आज भी इनकी फ़िलासफ़ीज़, इनकी बातें, इनकी थ्योरीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं और सक्सेसफुली वर्क करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल मतलब कि यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हो, मतलब कि अभी
प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपरली एनफोर्स नहीं हुआ है, लेकिन इनका ऐसा एक प्लान है कि ये जो है जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं, अगर आप 3 साल का कोर्स है उसमें से 2 साल करके किसी रीज़न से आप ड्रॉप हो जाते हो, नहीं पढ़ पाते तीसरा साल, तो आप उसको 1-2 साल के बाद वो तीसरा साल भी कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट फिर से शुरू से पढ़े, है ना। तो ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर के आ गए कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 2 साल पहले पढ़ लो, 1 साल बाद में पढ़ लेना। और साथ में जो सब्जेक्ट्स है उनको कहीं ना कहीं मिक्सअप करके रखा गया है। ऐसा नहीं कि आप साइंस लिए हो तो सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ोगे, बायो ही पढ़ोगे, आप उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट भी मिला सकते हो। ऐसा भी इस एजुकेशन पॉलिसी में है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा फिज़िक्स के साथ कॉमर्स पढ़ना चाह रहा हो, उसका इंटरेस्ट फिज़िक्स और कॉमर्स में हो, लेकिन वो क्योंकि हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि हम इस साइंस लेते हैं तो सिर्फ साइंस ही पढ़ सकते हैं, है ना, तो हम कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। तो वो जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो सेपरेशन वाला था। इस वाले में सेपरेशन जो आइडियोलॉजी उसको ख़त्म करके एक हम कह सकते हैं कि मिक्सड अप अप्रोच लेकर के आई है गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो सीधी सी बात है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमेशा से होनी चाहिए पढ़ाई में, है ना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों को, इंस्टेड ऑफ आप रटाए जा रहे हो। स्कूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है कि स्कूल वाले टीचर जो होते हैं वो जनरली ये देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो कोर्स को कंप्लीट कराने के पीछे पड़े होते हैं, इंस्टेड ऑफ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बट कुछ ऐसा भी होता है जो इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, उनकी खुद की भी सोच को बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। एथिकल वैल्यूज़ कि किस तरह से हमें सोसाइटी में रहना है, एथिक्स क्या है, किस तरह से हम चीज़ों को बिना ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लॉ के ही थ्रू चीज़ों को सॉल्व करें, एथिक्स के थ्रू भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज लाके उनसे बात करके, उनकी प्रॉब्लम को समझ करके और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे करके अपनी प्रॉब्लम को बता के उनको समझाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एथिक्स में आती हैं, वो भी समझा बच्चों को अंदर इनहिबिट करना, जो कि अभी पहले ऐसा नहीं था। फिर टीचर्स पे ध्यान दिया गया, टीचर्स को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया गया। ऐसे कई बहुत ढेर सारे हमें न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बातें करी है हमारे मिनिस्टर्स ने। अब फीचर्स की अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, तो जैसा कि बताया कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसको सर्वे रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी की बात करी जाती है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी की। आपने कितना पेजेस पढ़ाया, बात करी जाती है कि आप कितने अच्छे से उन पेजेस को पढ़ाते हो। अफोर्डेबिलिटी मतलब ऐसा ना हो कि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा महंगा हो जाए कि बच्चे फीस अफोर्ड कर ही ना पाए। इक्विटी मतलब बराबर होनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे ड्रेस कोड है, वो एक ड्रेस कोड जब सेम है तो फिर आप पता नहीं कर पाओगे। अगर सीधी सी बात है हर बच्चा एक ही ड्रेस में है तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि ये बच्चा इस रिलीजन का है, ये बच्चा रिच है, या फिर ये बच्चा पुअर है, या फिर ये बच्चा उस रिलीजन का है। तो डिफरेंशिएशन नहीं होता इससे यूनिटी बनी रहती है एक प्रॉपर ड्रेस कोड होने की वजह से। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इक्विटी को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि जो बच्चा पुअर है उसको हम उसके लिए फ़ीस में थोड़ा बहुत कमी कर दें और रिच पर्सन के लिए फ़ीस को उतना ही रखें। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इक्विटी को लाती हैं। एक्सेस का मतलब है कि बच्चों के लिए एक्सेस होना चाहिए स्कूल्स वगैरह, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत दूर हो, तो एक्सेसिबल होनी चाहिए लोकेशंस। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर बच्चा जाएगा सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने, तो उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन से ज़्यादा टफ हो जाएगा ट्रैवल करना। तो इन सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट को ध्यान देना है। अकाउंटेबिलिटी, और इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी और टीचर की भी, क्योंकि टीचर्स रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल होते हैं। और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, इस चीज़ की कि हाँ बच्चे जो है सही से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। पॉलिसी जो है रिफॉर्म हर लेवल पे लेकर के आ रही है, चाहे वो स्कूल हो, हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी लेवल्स हो, हर जगह पे रिफॉर्म्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर के आ रही है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि वो इंक्रीज़ करे स्ट्रेंथनिंग टीचर ट्रेनिंग, मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से हम जो है बच्चों को इंस्टेड ऑफ सिर्फ बुक से रीड करके पढ़ाने की जगह डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाएं, जिससे बच्चे उस चीज़ को इमेजिन कर सकें और जब भी उनके सामने ऐसा कोई डायग्राम आए तो उसको समझ सकें। मैंने एग्जांपल दिया
कि आप डायग्राम से पढ़ाओगे तो बच्चे इजीली समझ जाएंगे, है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम सिस्टम को रिफॉर्म करना, है ना। देखिए एग्ज़ाम सिस्टम का क्या होता है, टीचर्स ऑब्वियसली मतलब देखिए जब एग्ज़ाम पेपर सेट किया जाता है तो कई सोच को लेके सेट किया जाता है कि मैं कितना हार्ड सेट कर दूं, बच्चे अटेम्प्ट ही ना कर पाएँ। या फिर ऐसा भी टीचर्स होते हैं कुछ मैंने देखे हैं कि ऐसा पेपर सेट करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितना आता है, तो वो बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर सेट करते हैं। मतलब लेवल्स होते हैं और आप किस मेंटालिटी के साथ पेपर सेट कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम पैटर्न में भी थोड़े बहुत चेंजेस की बात करी गई है। चाइल्डहुड केयर को भी लेकर के बात करी गई है कि बच्चों का भी ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कोर्स कर दिए और बच्चा जो है पढ़ ही नहीं पा रहा है। बच्चे अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पा रहे, उनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है। मेंटल ग्रोथ के नाम पे सिर्फ इतना है कि बच्चे ने याद कर लिया और वही मेंटल ग्रोथ मान लिया गया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये चेंज होना चाहिए। इसी को लेकर के नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्क करती है। बाकी इंटेंशंस की बात करें तो नेशनल एजुकेशन कमीशन सेटअप करना है इनका काम। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में और बढ़ाने की कोशिश है। वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम अपनी एजुकेशन में और ज़्यादा लेकर के आएँ वो भी कोशिश करी जा रही है, जिससे कि और ज़्यादा फास्ट और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिकमेंडेशन क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो अभी हमने सारे रिकमेंडेशन हमने पढ़ ली ऑलरेडी, बट मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे सामने दिख रहा है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी गई है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करी गई है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, रिसर्च फाउंडेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, 3 लैंग्वेज फार्मूला, और ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आगे। तो अब आप टेंशन मत लो, ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अभी आ जाएगा आगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, स्कूल एग्जाम्स, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन गवर्नेंस एंड वोकेशनल कोर्सेज। तो हम एक एक करके सारा हम लोग आगे चल के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट में करिकुलम डिसाइड किया गया है। पहला है कि गाइडलाइन फॉर पेरेंट एंड टीचर ऑफ स्टूडेंट अप टू 3 ईयर्स, मतलब कि 3 साल तक के बच्चों के लिए पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस होगी। मतलब कि पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे रखना है एजुकेशन के मामले में, और टीचर्स को किस तरह से उनसे बात करनी, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। और फिर 3 से 8 साल तक के बच्चों की बात करें तो वहाँ पे एजुकेशनल फ्रेमवर्क क्या होगा 3 से 8 साल तक के बच्चों का, उसकी बात करी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इन सब के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात करती है कि कैसे किस तरह से एक्सपैंड किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके आंगनवाड़ी सिस्टम का क्वालिटी। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी स्कूल्स को भी कैसे अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं बहुत अच्छे से, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है कि सबको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और सेकेंडरी स्कूल दोनों की बात करी गई है। राइट टू एजुकेशन जो है किसको किसको कवर करता है, 3 से 18 साल तक के बच्चों को कवर करता है, करने का काम करता है, 3 to 18 ईयर्स। और साथ ही साथ ये जो है एलिमिनेशन ऑफ डिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अंटिल क्लास 8th, मतलब कि 8th क्लास तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते, ये भी बोलता है। करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5334 पैटर्न को रिकमेंड करती है। 5 मतलब कि 5 साल तक जो है फाउंडेशनल कोर्स, फिर 3 साल प्रिपरेटरी, फिर 3 साल मिडल, फिर 4 साल सेकेंडरी कोर्स होगा। अब ये जो 5 साल होंगे शुरू के, उसमें क्या फाउंडेशनल में क्या होगा कि 1 and 2 क्लास, फिर जो 3 साल होंगे प्रिपरेटरी क्लास में 3 से 5 क्लासेस होंगी। मिडिल क्लास की बात करें तो क्लास 6 से 8 हो गया, और सेकेंडरी क्लास की बात करें तो 9 से 12 क्लास हो गई। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है कि इन फेजेस में वर्क किया जाएगा। मतलब जब क्लास 1 और 2 में है तो मानेंगे फाउंडेशन चल रहा है अभी, और इसमें प्रिपरेटरी है, 6 से 8 में मिडल है, और फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पे बच्चों को हम एक सीरियसली मानते हैं कि आप बच्चा खुद से अपने उसको अच्छा या बुरा कर सकता है, और उसका जैसा मार्क्स होगा उस पर डिसाइड किया जाएगा उसका पास या फेल होना सेकेंडरी वाले में। बाकी तीनों में क्या है, अभी तो प्रिपरेशन चल रही है बच्चे की, ये मान के चला जाता है। नेक्स्ट स्कूल एग्ज़ाम रिफॉर्म्स, मतलब कि स्कूल एग्ज़ाम रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कि स्टेट सेंस, मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्टेट सेंसस एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 3, 5, 8, मतलब कि स्टेट करवाएगा 3, 5, 8, मतलब जैसे कि क्या होता है कि बोर्ड्स होते हैं, तो बोर्ड्स क्या होता है, ऐसे बोर्ड्स कौन कराता है, अदर बाहर की बॉडी कराती है जो अपर बॉडी होती है जिसके अंदर वो स्कूल्स आते हैं। तो यहाँ पे स्टेट सेंसस एग्ज़ाम्स होंगे 3, 5, 8 में। और बाकी दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम को फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए, एंड यहाँ पे जो है स्किल्स पे ध्यान दिया जाए, कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए, और हायर ऑर्डर थिंकिंग कैपेसिटीज़ पे ध्यान दिया जाए, इंस्टेड ऑफ कि उनको हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करें और बच्चा जो है कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो बनाने की जगह आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दीजिए और जिसमें सोचना पड़े उसको, ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए। ये 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के नई स्कूल एग्ज़ाम रिफॉर्म्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि क्या क्या, जैसे कि सबको टैग मिलता है, ठीक है, तो टैग में जैसे सबकी एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी के हिसाब से सबको एक टैग दिया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अब क्या किया है कि NHERA को सेटअप किया है, जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, और NAAC फ्रॉम UGC इनटू एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब कि UGC एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके अंदर क्या है NAAC, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को देखेगा, और ये जो है हायर एजुकेशन को देखेगा स्कूल्स के। ये दो बॉडीज़ हैं NHERA और NAAC। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कि NHERA क्या है, तो हम बता सकते हैं कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ये स्कूल्स के हायर एजुकेशन को देखने का काम करती है, ठीक है, रेगुलेट करती है ओवरऑल। और NAAC जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने का काम करती है। वही है, यहाँ पे कुछ हमारे पास आर्टिकल्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। नेक्स्ट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं
मतलब कि रिसर्च बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक बिहेवियर भी डेवलप करने की बात कही है। बच्चों के अंदर तो करना ही करना है, बाकी अलग से भी गवर्नमेंट इस तरह की रिसर्च करती रही किस तरह से बच्चों को और बढ़िया पढ़ाया जा सके, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, ये सारी चीज़ें। मतलब क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए इंडिया में, है ना, कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए और फंडिंग भी होनी चाहिए रिसर्च को लेकर के। ऐसा ना हो कि आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, और आप कैसे रिसर्च करोगे फिर, है ना, ये सारी चीज़। इसके बाद एजुकेशन गवर्नेंस, एजुकेशन को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, तो वही बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ MHRD को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और कि और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं एक एपेक्स बॉडी भी सेटअप करी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये एपेक्स बॉडी होगी, ये ध्यान रखना है, एजुकेशन से रिलेटेड, और इसको प्राइम मिनिस्टर जी ने सेटअप किया है। नेक्स्ट फाइनेंसिंग एजुकेशन, तो फिर जीडीपी का 2020 में 6% जीडीपी का जो है वो एजुकेशन पे ही स्पेंड किया गया, और आगे भी स्पेंड करने की बात करी गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि सब उठा करके स्पेंड कर दिया एजुकेशन में, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक सूटेबल अमाउंट होना चाहिए जो कि एजुकेशन को प्रमोट करता रहे। ये ना हो कि एजुकेशन लोगों को ना मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कम बजट नहीं रखना चाहिए एजुकेशन का। अभी का 10% जो टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर था उसको 20% कर दिया गया है। नेक्स्ट डिकेड में बोला गया कि 20% कर दिया जाएगा आने वाले 10 सालों में। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करी गई है कि किस तरह से हम लोग जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेटर कर सके, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पिछले इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस जब से मिली है इंडिया को तब से अभी के टाइम अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो अगर हम अभी बात करते हैं तो हम हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ है, कॉलिंग की फैसिलिटीज़ है, हमारे पे बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनका इस्तेमाल हमें नेशनल मतलब कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने में करना चाहिए। जैसे कि हमें जो है एक टेक्नोलॉजी, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाना चाहिए, जहाँ पे जो एक ऐसी बॉडी होगी जो सारे मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किस तरह से एजुकेशन में करना है ये देखेगी। फिर वर्चुअल लेबोरेटरीज़ भी बनाने का काम करना चाहिए। वर्चुअल लेबोरेटरीज़ मतलब कि आपके फ़ोन में एक ऐसी लेबोरेटरी हो गई जिसमें हम, या फिर मतलब कि देखिए ऐसा है ना कि आप जो है देखते हो कि हम जो है फ़ोन में कुछ भी करते हैं, ठीक है, लेट्स एक वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए जैसे आप दो केमिकल्स को मिलाते हो, ठीक है, अब एक नया सॉल्यूशन बना और वो रेडी होके आ गया, ठीक है। अभी आप रियल लाइफ में करते हो, आप देखते हो ऐसा होता है, तो ये चीज़ आप फ़ोन में कर सकते हो कि फ़ोन में इन दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा। तो ये करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगी। आप विदाउट इक्विपमेंट्स के, विदाउट लैब के, रियल लैब के, आप एक वर्चुअल लैब में ही काम करके सीख सकते हो चीज़ों को। इसके बाद इसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इससे एसोसिएटेड, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिपोर्ट है वो, एक सेकेंड मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे कंसर्न्स कुछ दी गई हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब आप कोई भी काम करते हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ रह ही जाती हैं या फिर परफेक्ट नहीं होती। तो बस यही यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट कैसे बनाया जाए। और हम जानते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, विद टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ती है या घटती हैं, और कोई भी चीज़ अगर आज परफेक्ट है तो कल नहीं रहेगी, और कल है तो आज नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जिनको हम जानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ख़राब है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं जो और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। अब नहीं करी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में कर दी जाएंगी, है ना। ये अप्रोच हमें रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हम अगर कंसर्न्स बता रहे तो ये ख़राब हो गई, नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बच्चों के अंदर नॉन कम्पिटिटिव और नॉन हायरार्कियल इकोसिस्टम को डेवलप नहीं करवा पा रही है। मतलब कि बच्चों के अंदर डर होता है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फिर इसी वजह से वो अपना ट्रू पैशन नहीं डिस्कवर कर पाते हैं डर की वजह से। तो ये डर नहीं ख़त्म किया। अब सीधी सी बात है, जब इंडिया में जॉब्स कम है तो ये डर तो स्वाभाविक सी बात है। तो फिर
इसको यहाँ पे लाने के मतलब कि ये एक कंसर्न है, ठीक है, पहली कंसर्न हो गई। अब ये कंसर्न कैसे ख़त्म होगी? जब इंडिया में बहुत ढेर सारी जॉब होगी तो कोई डरेगा ही नहीं, लोग सोचेंगे अभी नहीं तो कल मिल जाएगी। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट पॉलिसी में डालने से नहीं होगा, इसके लिए अलग चीज़ है कि जॉब्स क्रिएट कर देना, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला गया है तो आप लिख सकते हो इसको कि ये कंसर्न हो गई, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो चेंजेस हैं आंगनवाड़ी से रिलेटेड, ठीक है, वो जो है मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और स्कूलिंग को तो ध्यान में दिया गया, लेकिन आंगनवाड़ीज़ में ये मॉडिफिकेशंस करना इतना इजी नहीं होगा। दूसरा बोला गया कि जो वॉलेंटियर टीचर्स है ना, वॉलेंटियर टीचर्स का प्रपोजिशन है और ट्यूटरिंग का है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं नज़र आती हैं। तीसरा बोला गया है कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़, मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज़ है उसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाई है तो आगे बना सकती है ना, लेकिन अभी जो है लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज़ में। दूसरा ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज़ को सेटअप कर देना, जिससे कि स्केप्टिसिज्म जनरेट हो जाता है, मतलब डाउट वाली चीज़ें जनरेट हो जाती हैं कि आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सेटअप कर देते हो। और अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी? यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे और स्कूल लेवल पे जितने टेस्ट होंगे वो कंडक्ट कराएगी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब हर स्कूल पे हर जगह पे कंडक्ट कराएगी तो क्या होगा कि इससे जो ऑटोनॉमी है पर्टिकुलर कॉलेजेस की, स्कूल्स की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक स्कूल्स के, डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं मतलब कि डिसरप्ट ज़रूर करेगा। तो ये एक डाउट की सिचुएशन एनटीए क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो पहला है कॉम्प्रहेंसिव, मतलब कि स्टडीज़ को और प्रोफेशनल डिग्रीज़ को, वोकेशनल ट्रेनिंग को, इन सब चीज़ों को इसने रिप्रेजेंट किया है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में 5-3-3-4 का रूल लेकर के आई है ना। और 3 से 8 साल की एज जो है वो शेपिंग द चाइल्ड फ्यूचर, मतलब कि एक अप्रोच रखा है कि जहाँ पर 3 से 8 साल तक के बच्चे होंगे जो उनको केयर तरीके से रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम बर्डन नहीं किया जाएगा बच्चों को। ईजी ऑन रेगुलेशंस, अब बोला गया कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो थोड़े ईजी होंगे। पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होंगे, मतलब टाइम टू टाइम उस पर इंस्पेक्शंस होंगे कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, स्कूल्स पे। और फिर वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होंगे, वॉलंटरी डिक्लेरेशन भी होगा लोगों का कि कौन मतलब आगे बढ़ना चाहता है, क्या, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिर एक हॉलिस्टिक अप्रोच भी रखी गई है। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि सारी चीज़ों को कवर किया गया है। जैसे हमने बताया कि कोई प्रॉपर स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है सब्जेक्ट्स में, है ना, तो वो चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान में रख करके काम किया गया है। और यहाँ पे टीचिंग को लेकर के काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच रखा। स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़, मतलब कि सबको रिप्रेजेंट करना, इक्विटी क्रिएट करना, एसिमेट्री जो है उसे ख़त्म करना, ये सब चीज़ें एक कम करने की बात करी गई है। कॉमर्शलाइजेशन की बात करें, मतलब कि लोग के अंदर क्रिएटिविटी लाएंगे तो सीधी सी बात है वो खुद का सेटअप करेंगे कुछ ना कुछ, और फिर हमारे यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन बढ़ेगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हम इंडिया जो है आने वाले टाइम में एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता हुआ दिख सकता है। प्रमोट इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब कि जहाँ पे सबको कवर करने की बात करी गई है। ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही लगाया गया, सारे डायमेंशन में बच्चों को वर्क करना सिखाया जाएगा। तो ये हर चीज़ को इंक्लूड करके चलेंगे, चाहे वो एथिक्स हो, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आप अपना सेटअप कर सकते हो चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इसको आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो।